हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं मनोज वर्मा। आज आपको आपकी हिंदी की जो व्याकरण की पुस्तक है, इस पुस्तक में पाठ 1 शुरू करने जा रहे हैं। पहला पाठ है इसका भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम इसका पहला पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं इनको अच्छे समझेंगे। पहला मुख्य बिंदु है भाषा। तो आइए भाषा के बारे में समझते हैं। भाषा क्या होता है, क्या होती है। भाषा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है। समाज में रहते हुए वह अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करता है। तो बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। सोचो, यदि भाषा नहीं होती तो हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर व लिखकर व्यक्त करता है। जानते हो बच्चों, सृष्टि के आरंभ में जब भाषा नहीं थी तो आदि मानव अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए ध्वनि संकेतों का सहारा लेता था। धीरे धीरे यही ध्वनि संकेत विकसित होते गए और भाषा का निर्माण हुआ। ये भाषा की परिभाषा है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अब बात करते हैं भाषा के रूप की। तो बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला रूप है भाषा का मौखिक रूप, जो कि मूल रूप होता है इसका। दूसरा है लिखित रूप। आइए पढ़ते हैं मौखिक रूप के बारे में। मौखिक भाषा, जब मनुष्य बोलकर अपने भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे सुनकर उसे समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और बच्चों, भाषा का जो मौखिक रूप होता है वही भाषा का मूल रूप होता है, क्योंकि हमें मौखिक भाषा को सीखना नहीं पड़ता, जबकि भाषा के लिखित रूप को हमें सबसे पहले से सीखने का प्रयास करना पड़ता है। सबसे पहले बच्चा भाषा का मौखिक रूप सीखता है, फिर उसका लिखित रूप सीखता है। अब देखिए, आगे पढ़ते हैं लिखित भाषा के बारे में। जब मनुष्य लिखकर अपने भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। बच्चों, भाषा का जो लिखित रूप होता है वह पत्रों में, चिट्ठियों में, पुस्तकों में, पत्रिकाओं में, कविताओं में आदि में देखा जा सकता है। जो लिखित भाषा होती है उसमें हम ध्वनियों को बोलते नहीं हैं बल्कि उन्हें लिखते हैं। लिखी हुई उन ध्वनियों से ही शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बन जाते हैं। अब पढ़ते हैं सांकेतिक भाषा। ये एक अलग रूप है भाषा का। सांकेतिक भाषा, कभी कभी मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करने के लिए संकेतों का प्रयोग करता है, जैसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करना, ट्रैफिक पुलिस के सिपाही द्वारा का हाथ दिखाकर यातायात नियंत्रण करना आदि। लेकिन संकेतों से हर बात समझाई नहीं जा सकती। इसके लिए मौखिक या लिखित भाषा का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए व्याकरण में सांकेतिक भाषा का भाषा के रूप में अध्ययन नहीं किया जाता। क्योंकि बच्चों क्या होता है, कभी कभी संकेतों का जो आशय होता है, जो अर्थ होता है, जो इशारा करते हैं उसका जो अर्थ होता है वो कभी कभी अच्छी तरह से समझ में नहीं आता। इस कारण ये जो सांकेतिक भाषा होती है, ये भाषा के जो 2 रूप होते हैं इनमें शामिल नहीं होती, भाषा का रूप नहीं कहलाती। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को ही मान्यता मिली है, जो इस प्रकार है। देखिए, 22 भाषाएं दी गई हैं जिसका भारतीय संविधान में जिन्हें मान्यता प्राप्त हुई है। पहली भाषा है हिंदी, फिर उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, असमिया, मैथिली, नेपाली, उड़िया,
बंगला, कोंकणी, संथाली, मणिपुरी, तेलुगु, सिंधी, संस्कृत, डोगरी, तमिल और बोडो। ये सभी भाषाएं हमारे भारत की भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त है। अब देखिए बच्चों, अगला मुख्य बिंदु है मातृभाषा। मातृभाषा अर्थात माता या माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। बच्चा सबसे पहले वही भाषा सीखता है जो परिवार में बोली जाती है या फिर जो परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर में बोली जाती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। यही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है, उसी तरह बंगाली परिवार में जन्मे बच्चे की भाषा बंगाली होगी। कोई बच्चा पंजाबी भाषा प्रयोग करता है क्योंकि वो पंजाबी परिवार में है। क्योंकि बच्चा जन्म से धीरे धीरे वो बातें सुनता जाता है, वो भाषा सुनता जाता है और उसको धीरे धीरे ग्रहण करना शुरू कर लेता है, धीरे धीरे उसे सीख जाता है और वही भाषा भी उसकी मातृभाषा कहलाती है। अब आगे पढ़ते हैं राजभाषा। राजभाषा अर्थात कामकाज, राजकाज या सरकारी कामकाज की भाषा। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखो बच्चों, जो लोग हिंदी नहीं भी जानते वे टूटी फूटी हिंदी बोलकर अपना काम चला लेते हैं। इस प्रकार हिंदी का जो प्रयोग होता है वो संपर्क भाषा के रूप में किया जा रहा है। और ये तो पता चली गया है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जैसे कि आप जानते भी हो। अब अगला जो मुख्य बिंदु है वो है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, यानी कि जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। इसका न तो अपना साहित्य होता है, न ही अपनी लिपि होती है। बोली केवल बोलचाल की भाषा होती है, लिखने में उसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी आदि। इस तरह से बोली होती है। अब देखिए, सब अगर ये पूछा जाए कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, तो भाषा और बोली में अंतर यह है कि बोली का प्रयोग केवल बोलचाल के लिए किया जाता है, जबकि क्योंकि बोली का प्रयोग हम साहित्य की रचना में नहीं कर सकते बोली से। और जब कभी बोली को साहित्य में रचना की जाती है तो वह बोली न रहकर भाषा बन जाती है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बाद लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा के लिखने की लिपि अलग अलग होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है तो अंग्रेजी भाषा की रोमन। भारत की अधिकतर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि बहुत प्राचीन लिपि है बच्चों। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार हैं, जैसे देखिए हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी होती है। स्पेनिश भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि भी फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। अब हम पढ़ते हैं बच्चों व्याकरण के बारे में। प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। जब तक हमें उन नियमों की जानकारी नहीं होगी तब तक हम भाषा को शुद्ध रूप से न बोल सकते हैं न ही लिख सकते हैं। भाषा के नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से ही प्राप्त होती है। व्याकरण द्वारा ही हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा को मानक तथा स्थायी रूप प्रदान करता है। अब पढ़ते हैं व्याकरण के अंग। इसी आधार पर व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं। पहला अंग है वर्ण विचार। देखिए, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के स्वरूप, यानी कि वर्ण कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे नार, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश। वर्णों के स्वरूप, भेद, अलग अलग उनमें भेद के बताना कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं तथा प्रकार आदि पर विचार होता है। इसके बाद आता है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के स्वरूप, शब्द किस प्रकार बनते हैं, उनके प्रकार, अलग अलग शब्द कैसे कैसे होते हैं, भेद, लिंग तथा वचन आदि पर विचार किया जाता है। तीसरा अंग है इसका वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना,
तथा उसके भेद पर विचार किया जाता है कि वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं, वाक्य के क्या क्या भेद होते हैं अलग अलग। अभी देखिए आओ दोहराई में पाठ का एक तरह से सारांश जैसे होता है, मुख्य बातें होती हैं इसके अंदर, जैसे कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर तथा लिखकर व्यक्त करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। संकेत द्वारा भी मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। व्याकरण भाषा को मानक तथा स्थायी रूप प्रदान करता है। तो बच्चों, आपको भी अपनी पुस्तक लेकर इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है इस पाठ की, और कोई बात समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।